हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं भोले के अकाउंट चैनल और आज पढ़ने वाले हैं रीवैल्यूएशन का जो कंसेप्ट सीखा है उसके क्वेश्चन। क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ जाता है लेकिन उसके सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे अपने को दिक्कत आती है। तो रीवैल्यूएशन के आज सारे कंसेप्ट अपन क्लियर करने वाले हैं। आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी, बैलेंस शीट के साथ रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट गिवन होते हैं, रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स गिवन होते हैं। तो सर हमको रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स में दिक्कत आती है, कभी इंक्रीज बाय लिखा होता है तो इंक्रीज टू लिखा होता है, कभी डिक्रीज बाय लिखा होता है तो कभी डिक्रीज टू लिखा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा आती है। तो मैं आज आपको ऐसे 5-10 पॉइंट समझा कर पूरा रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट क्लियर करूँगा। समझना, बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में एसेट्स में बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक गिवन है। ओके, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर और कैपिटल गिवन है। अभी बैलेंस शीट की टोटल मैंने मैच नहीं की है क्योंकि मुझे कैपिटल कितनी है पता नहीं। ठीक है, मुझे सिर्फ आपको एसेट्स और लायबिलिटी का कंसेप्ट सिखाना है रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। ओके, कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना आएगा, न्यू बैलेंस शीट में कितना आएगा। तो मैंने अभी प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बनाई है, प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, पर मुझे सिर्फ आपको रीवैल्यूएशन सिखाना है। ओके, अब समझना। फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय ₹10,000। बिल्डिंग बैलेंस शीट में चेक कीजिए, बिल्डिंग है कितने की। सर बिल्डिंग 1 लाख रुपीज़ की है, 1 लाख रुपए की बिल्डिंग है। अब द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज बाय 10,000, बाय 10,000 मतलब बिल्डिंग 10,000 रुपये से बढ़ गया। और मैंने आपको जब पिछले वीडियो में रिवोल्यूशन सिखाया था तो ये बताया था कि रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या आता है, जितना अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज हुआ है वही आता है। तो यहाँ पे मुझे बताइए, आप 1 लाख की बिल्डिंग है, इंक्रीज बाय ₹10,000 मतलब 10,000 से बढ़ी है। तो बिल्डिंग की प्राइस जो बढ़ी है वो कितने रुपए से बढ़ी है, 10,000 रुपीज़ से। 10,000 रुपीज़ से बढ़ी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहाँ आएगा। सर एसेट्स है, इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। एक कंसेप्ट, एंट्री वाला कंसेप्ट ये रहा। और दूसरा कंसेप्ट, बिल्डिंग की प्राइस बढ़ रही है तो अच्छा लगेगा, किधर आएगा, बाय में। दोनों कंसेप्ट आपको आने चाहिए। बाय बिल्डिंग ₹10,000, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एसेट्स इंक्रीज होगा तो बाय में लिखोगे, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो बाय में लिखेंगे। एसेट्स डिक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज। ओके, और नहीं तो आपको एंट्री का कंसेप्ट आता ही है। तो अमाउंट 10,000 आएगा क्योंकि 10,000 से बढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, द वैल्यू ऑफ मशीनरी इंक्रीज टू ₹55,000। अब मशीनरी देखिए आप है कितने की। सर मशीनरी है 50,000 रुपये की, 50,000 की मशीनरी आज इंक्रीज हो गई है 55,000 मतलब 55,000 रुपये। 55,000 बढ़े नहीं है, 50 की बिल्डिंग की वैल्यू बढ़कर 55,000 तो हो गई है। तो 2 लिखा हुआ है मतलब इंक्रीज 2 यहाँ तक बढ़ गई है तो 55,000 तक बढ़ गया। ओके, तो 50 से 55 हो गया है तो कितने रुपए बढ़े, 5,000। तो 5,000 रुपीज़ आएगा बाय मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, अच्छा लगेगा, बाय में लिखेंगे। अच्छा लगे तो बाय में लिखिए, बुरा लगे तो टू में लिखिए। या फिर कंसेप्ट एसेट्स इंक्रीज होती है तो डेबिट कीजिए, तो एसेट्स टू रीवैल्यूएशन। ओके, तो एक बात कंसेप्ट क्लियर हुई। इंक्रीज बाय लिखा होता है तो वो का वही अमाउंट आता है क्योंकि उतने रुपए से इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज टू लिखा होता है तो डिफरेंस आता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? ओके सर। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन लगाइए। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाओगे तो फर्नीचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी, एसेट्स की वैल्यू कम होगी। एसेट्स कम होती है, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। एंट्री होती है रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर, एंट्री का कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा तो सर हमें बुरा लगेगा, बुरा लगेगा तो टू में लिखेंगे, टू फर्नीचर, यानी फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा। अब 10% फर्नीचर 20,000 दे रखा है, 20,000 का 10% 2,000। ओके, 10% पर एनम नहीं लिखा है, कोई मंथ का ध्यान नहीं रखना है, डायरेक्ट 10% लिखा हुआ है। पर एनम नहीं लिखा होता है तो टाइम फैक्टर का ध्यान नहीं रखते हैं। 10% है, जितनी वैल्यू उसका डायरेक्ट 10% लिख लीजिए। ओके, बहुत जनों को डाउट आता है सर मंथ तो गिवन है नहीं है, फर्नीचर कब परचेज किया, तो 10% गिवन है, पर एनम नहीं है तो टाइम फैक्टर को ध्यान मत रखना, डायरेक्टली 10% निकाल के लिख देंगे। ओके सर। देन स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझिए आप। अंडर वैल्यू हुआ है मतलब इसको वैल्यू कम नहीं करनी है, पहले से अंडर वैल्यू है ये। अगर वैल्यू कम करनी होती तो रिड्यूस लिखा होता या डिक्रीज लिखा होता। ओके, तो क्लियर करना यहाँ पे लैंग्वेज। स्टॉक इज अंडर वैल्यू, अंडर वैल्यू मतलब पहले से कम दिखा रखा है तो रियल प्राइस इसकी ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक? अंडर वैल्यू बाय 10%। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखना। मैं एज्यूम करता हूँ 100 रुपीज़ रियल प्राइस थी, मेरी रियल प्राइस कितनी थी, 100 रुपये। आपने उस स्टॉक को 10% कम करके दिखा रखा है तो 100 रुपीज़ का 10% वैल्यू कम करके दिखा रखी है। तो 100 का 10% 10 रुपीज़,
तो आपकी जो बुक वैल्यू वो 90 रुपीज़ के इक्वल है। मतलब आप 100 की चीज़, 100 का स्टॉक कितने पे दिखाते हो, 90 रुपये में दिखाते हो। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो 100 का स्टॉक आप 90 में दिखाते हो, आप अपने स्टॉक की वैल्यू कम करके दिखा रखी है, अंडर वैल्यू कर रखा है, तो अपने को बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे ध्यान रखना आप इस लैंग्वेज का, अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू का। तो अंडर वैल्यू का मतलब वैल्यू कम करके दे रखी है तो अपने को बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करनी होगी। यानी 100 का स्टॉक आपने 90 पे दिखाया है, तो स्टॉक है कितने का सर हमारा, 18,000 का। 18,000 का जो स्टॉक है वो 100 के इक्वल होगा या 90 के इक्वल होगा? 90 के इक्वल, क्योंकि वैल्यू कम करके दिखाते हो, तो ये 90 के इक्वल होगा। ओके, तो इसकी रियल प्राइस 100, इसकी रियल प्राइस है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो रियल प्राइस कितनी होनी चाहिए उस स्टॉक की, 20,000। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो स्टॉक 18,000 का है उसकी रियल में प्राइस कितनी है, 20,000, उसको 10% अंडर वैल्यू किया हुआ है। रिवर्स चेक करें अपन, देखना 20,000 का रियल स्टॉक है, अपनी वैल्यू है 20,000 का, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। 20 में से 2 लेस कर दो तो कितना हुआ, 18,000। तो आपकी फर्म ने स्टॉक को 10% कम करके दिखा रखा है। यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, 18,000 का 10% निकाल देंगे, 1,800 रुपये, रॉन्ग हो जाएगा। 1,800 नहीं आएगा, 2,000 आएगा। 2,000 कैसे, 18,000 का स्टॉक, 20,000 उसकी रियल प्राइस, तो रियल में डिफरेंस कितना है, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये का स्टॉक अंडर वैल्यू का मतलब पहले से कम कर रखा है, तो आपको वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, इंक्रीज करोगे, स्टॉक डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय स्टॉक, कितना, 2,000। 2,000 कैसे आया, स्टॉक की वैल्यू 18,000, रियल प्राइस 20,000, तो 18 और 20 डिफरेंस कितना है, 2,000 रुपये। मतलब 20,000 का स्टॉक आपने जबरदस्ती कम करके 18,000 में दिखाया है। ओके, ओके सर। नेक्स्ट 5th पॉइंट, ₹4,000 नॉट क्लेम बाय क्रेडिटर इन फ्यूचर। 4,000 रुपये का क्लेम क्रेडिटर फ्यूचर में नहीं करेंगे। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 4,000 का क्लेम फ्यूचर में नहीं होगा। मतलब लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। या दूसरा कंसेप्ट, क्रेडिटर कम हो रहे हैं, मतलब पैसे मांगने वाले कम हो रहे हैं, पैसे मांगने वाले कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी कम हो रही है, तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो किधर आएगा, बाय में, बाय क्रेडिटर। कितने रुपए आएंगे, 4,000, क्योंकि लाइबिलिटी कितने से कम हो रही है, 4,000 रुपये से। ओके, क्लियर हुए पॉइंट? ओके सर। अब बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आएंगे वो दिखाता हूँ। ये वर्किंग नोट आपको समझ में आया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब देखिए नई वाली बैलेंस शीट में क्या होगा, अभी रीवैल्यूएशन में अमाउंट कैसे आएगा वो सीखा है, रीवैल्यूएशन क्लोज करना नहीं सिखा रहा हूँ। मुझे ओल्ड पार्टनर गिवन नहीं है, ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन नहीं है, मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ रीवैल्यूएशन अकाउंट का। अब न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा वो भी अपन समझ लेते हैं। न्यू बैलेंस शीट में ध्यान समझना सर, बिल्डिंग पहले 1 लाख की थी, कनेक्शन देखना आप, बिल्डिंग 1 लाख की थी, 10,000 इंक्रीज हुई, तो नई वाली बिल्डिंग कितनी आएगी, 1 लाख प्लस 10,000, 1,10,000। 1 लाख की बिल्डिंग 10,000 बढ़ गए तो 1,10,000। मशीनरी कितनी की, 50,000। मशीनरी 50,000 की थी, इंक्रीज करके 55 तक लाए थे, मतलब 5,000 इंक्रीज हुए थे, तो 50 + 5 55। यस सर। अब मशीनरी की बात करते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर पहले कितने का था सर, फर्नीचर पहले था, फर्नीचर 20,000 रुपये का, 20,000 का 20,000 का फर्नीचर था। और 20,000 के फर्नीचर पे देखो, फर्नीचर पे कुछ एडलेस हुआ सर, डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, फर्नीचर की वैल्यू 2,000 से कम हो गई, रिवैल्यूएशन में भी चेक कर लेना, 2,000 से फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, वैल्यू कम हो गई तो माइनस करके लिखेंगे, बाहर कितना आएगा, 18,000। तो बैलेंस शीट में वो अमाउंट आएगा, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करके लिखिए, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करके लिखिए। ओके सर। फिर बात करते हैं स्टॉक की। सर स्टॉक पहले अंडर वैल्यू था, मतलब 18,000 रुपये दिखा रखा था, जबकि रियल वैल्यू 20,000 रुपये थी। ओके, स्टॉक 18 का था, रियल वैल्यू 20 थी, तभी तो अपन ने स्टॉक बढ़ाया था 2,000। तो ऐसा करूँ मैं, 18,000 का स्टॉक, 2,000 की वैल्यू बढ़ी, तो 18 और 2 कितने हो गए, 20,000। ओके, ठीक है सर। एसेट्स वाली साइड कंप्लीट। लायबिलिटी की बात करते तो क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले थे अपने, क्रेडिटर 30,000 रुपये,
क्रेडिटर 30,000 रुपये थे, वो क्रेडिटर कम हो गए थे, फ्यूचर में पे नहीं करना है, क्रेडिटर कम हो गए थे 4,000 के, तो 4,000 क्रेडिटर क्या हो जाएगा माइनस, तो 30 माइनस 4 बाहर कितना आएगा 26,000। ओके अभी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी क्योंकि मैंने सिर्फ आपको रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट और बैलेंस शीट में कैसे अमाउंट आएगा वो सिखाया है। ओके सर, वरना बड़ा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनता है, पार्टनर्स कैपिटल बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ओके सर, अब 5 एडजस्टमेंट ये हो गए और मैं आपको 5 एडजस्टमेंट और सिखाता हूँ। यस सर, अब कुछ पॉइंट और सीखते हैं अपन। फर्स्ट पॉइंट, बिल्डिंग ओवर वैल्यू बाय 20%। बिल्डिंग ओवर वैल्यू हो गई है, पहले जैसे इससे पहले मैंने आपको सिखाया स्टॉक अंडर वैल्यू था, वैसे बिल्डिंग ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू का मतलब ये नहीं कि आपको इंक्रीज करना है, वैल्यू बढ़ रही है, नहीं, पहले से ज़्यादा वैल्यू है तो अपने को रियल प्राइस पे जाना है, उसको वैल्यू कम करनी है। अब 20% है तो एक मिस्टेक ये हो जाती है कि सर बिल्डिंग 48,000 का डायरेक्ट 20% आप मत निकाल देना, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये 48,000 रुपये जो है वो 20% इंक्रीज होने के बाद है ओवर वैल्यू। ओके कैसे करोगे, 100 रुपये की बिल्डिंग, माना कि 100 रुपये की बिल्डिंग है, एज्यूम किया आपने। ओके 100 रुपये की बिल्डिंग 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% 20 रुपये, तो बिल्डिंग की प्राइस 120 रुपये, यानी ये जो बिल्डिंग दिख रही है 48,000 की, ये 120 के इक्वल है। तो 48,000 जो है 120 के इक्वल है। आपको रियल प्राइस पे जाना है, आपको 100 पे जाना है। आप रियल प्राइस पे जाओगे तो आएगा 40,000, यानी उस बिल्डिंग की रियल वैल्यू 48,000 है, आपने ज़बरदस्ती 48 दिखा रखा है। अब 20% है, अब रिवर्स चेक कर लेते हैं। 40,000 रुपये, 40,000 का 20% कितना हुआ 8,000 रुपये, और 40 और 8 कितना हुआ 48, ये आ गया 48। क्लियर, तो कहने का मतलब रियल में उस बिल्डिंग की वैल्यू 40 थी, आपने ओवर वैल्यू कर रखा है, आपने 8,000 रुपये ज़्यादा दिखा रखा है, जबकि रियल वैल्यू कितनी है 40। तो आपको 48 से 40 पे जाना है, 8,000 रुपये से बिल्डिंग को कम करना है, डिक्रीज करना है, 8,000 वैल्यू कम करनी है, और बिल्डिंग कम होगा तो क्रेडिट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, और बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी तो बुरा लगेगा तो 2 में। क्लियर हुआ, तो दोनों पॉइंट समझना। अंडर वैल्यू लिखा हो तो वैल्यू बढ़ानी है, और ओवर वैल्यू लिखा हो तो वैल्यू कम करनी है। ओके, द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी ₹36,000। मशीनरी कितने की है 40,000 रुपये की, मार्केट वैल्यू कितनी 36,000, 4,000 मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, तो 2 मशीनरी 4,000। ओके, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन अमाउंट टू ₹5,000 पेड बाय पार्टनर एक्स। रीवैल्यूएशन का खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, जिसका अमाउंट था 5,000, और वो पे किसने किया, एक्स ने पे किया है। तो एंट्री होती है, अगर फर्म पे करती तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्म पे करती तो 2 कैश आता, बट एक्स ने पे किया है तो 2x कैपिटल, अमाउंट 5,000। क्लियर, लास्ट, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 2%। आपको प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एक ही बात है, 2%, मतलब फ्यूचर में पैसा डूब जाएगा डेटर के ऊपर 2%, ऐसा आपको प्रोविजन बनाना है। तो डेटर कितने के हैं, प्रोविजन यहाँ बताता हूँ, PFDD। सर डेटर है 50,000 के, 50,000 का 2%, सॉरी 2%, 50,000 का 2% होगा 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का प्रोविजन बनाना है। ओके, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी किधर आएगा 2 में, यानी बुरा लगेगा, या लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो लाइबिलिटी क्रेडिट होगी। तो रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000। क्लियर, अब ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए। मैं आपको आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स रीवैल्यूएशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के सारे कंसेप्ट अभी क्लियर करा दूंगा। अभी आगे मैं सारे कंसेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के कराने वाला हूँ। ओके सर, तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब मैं बैलेंस शीट में अमाउंट कैसे आएगा वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखना, बैलेंस शीट, बिल्डिंग कितने की थी 48 की थी, 8,000 रुपये कम हो गई, तो बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी आएगी 40,000। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, बढ़ रहा हो तो प्लस करके लिखिए, कम हो रहा है तो माइनस करके लिखिए। मशीनरी 40 की थी, 4,000 रुपये कम हो गए, तो मशीनरी कितने की हो गई, नई वाली बैलेंस शीट में कितने से आएगी 36,000। कम हो रहा है तो माइनस करके लिखिए, बढ़ रहा है तो इंक्रीज। फर्नीचर 20,000 का था, फर्नीचर का कुछ हुआ क्या, नहीं सर फर्नीचर का कुछ नहीं हुआ, फर्नीचर में ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, तो 20 का 20 आएगा। ओके, डेटर, हाँ सर डेटर 50 के थे,
50,000 के थे, हाँ इन पे PFDD बोल सकते हो आप, 1,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो बाहर आएगा 49,000। सर अभी आपने बोला कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स तो लाइबिलिटी होती है, हाँ बात क्लियर करता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लाइबिलिटी होती है तो आप इसको लाइबिलिटी साइड में भी लिख सकते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर लाइबिलिटी साइड में लिखोगे 1,000 तो डेटर पूरे 50,000 आएंगे। क्लियर हुआ? पूरे 50,000 के डेटर आएंगे अगर आप 1,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स लाइबिलिटी में लिखते हैं, और लाइबिलिटी में नहीं लिखते हैं तो डेटर में से माइनस करके भी आप शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्लियर हुआ? तो PFBD का क्या कंसेप्ट है, क्वेश्चन में भी ध्यान रखना, बैलेंस शीट में भी PFBD या तो डेटर में से माइनस करके प्रोविजन माइनस करके दिखाया होगा, या वो प्रोविजन लाइबिलिटी साइड भी हो सकता है, दोनों में से कहीं पे भी लिख सकते हो आप, या तो डेटर में से माइनस करो या लाइबिलिटी में होगा। क्लियर? और सर क्रेडिटर थे बैलेंस शीट में, क्रेडिटर 30,000 के 30,000 में, क्रेडिटर में कोई छेड़छाड़ हुई, मतलब कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ नहीं हुआ, तो एज इट इज आ जाएगा 30,000 का 30,000। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ है रिवैल्यूएशन के। अब मैं आपको रिवैल्यूएशन में आके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। यस सर, अब मैं आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये रिवैल्यूएशन में बहुत परेशान करता है अपने को, तो इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ओके, 5 पॉइंट मैंने इसके लिख दिए हैं। डेटर 50,000 के गिवन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,000, इधर माइनस भी कर सकते हो डेटर में से, या फिर ये प्रोविजन आपको लाइबिलिटी साइड भी शो हो सकता है, दिख सकता है, दोनों पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। लेस करके भी दिखा सकते हैं, या फिर ये प्रोविजन लाइबिलिटी में भी हो सकता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10%। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% बनाना है, तो मैं आपको फर्स्ट केस में बता रहा हूँ, और ये बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या होगा, आपको प्रोविजन 10% मेंटेन करना है, यानी डेटर के ऊपर 10% PFDD। डेटर कितने के सर? अंदर वाला अमाउंट लेना, कभी भी 47,000, बाहर वाला मत अमाउंट लेना, क्योंकि प्रोविजन से पहले वाला उसके ऊपर मेंटेन होता है प्रोविजन। तो 50,000 के डेटर का 10%, 50,000 का 10% होता है 5,000। तो 5,000 का आपको प्रोविजन मेंटेन करना है, 5,000 का प्रोविजन मेंटेन करना है। पहले से प्रोविजन है क्या? हाँ सर पहले से है, 3,000 पहले से प्रोविजन है। अब कितना मेंटेन करना है? 5,000। तो प्रोविजन 3,000 से 5,000 हुआ, तो कितना इंक्रीज हुआ, डिफरेंस लेना है यहाँ पे, पहले चेक करना प्रोविजन है या नहीं है। तो 5,000 डायरेक्ट मत लिख देना रिवैल्यूएशन में, पहले 3,000 है, अब आपको 5,000 मेंटेन करना है, 3 से 5 हुआ, 2,000 रुपये बढ़ा, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो बुरा लगेगा, मतलब लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना आएगा? 2,000। क्लियर हुआ? और सर बैलेंस शीट में क्या होगा, नई वाली बैलेंस शीट बनाओगे, वो डेटर आप जब लिखोगे 50,000, उस डेटर में से माइनस जो आप प्रोविजन करोगे, तो प्रोविजन 2,000 मत करना, 3,000 मत करना, 3,000 का प्रोविजन पहले से था, 2,000 का बढ़ गया, तो नया वाला प्रोविजन यहाँ पे माइनस होता है, न्यू प्रोविजन, वैसे अपन 11th क्लास में सीखा हुआ है। 50 - 5 45, तो नया वाला प्रोविजन बैलेंस शीट में माइनस होगा। क्लियर यहाँ तक? ओके, अब पढ़ते हैं सेकंड केस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स मेंटेन 5%, आपको 5% बनाना है, तो PFBD 50,000 का 5%, ये आएगा 2,500 रुपये। आपको 2,500 रुपये का प्रोविजन बनाना है, पहले से बना हुआ है क्या? हाँ सर 3,000 रुपये का बना हुआ है, 3,000 का प्रोविजन है, अब मेंटेन करना है 2,500 का, तो 3,000 से 2,500 पे आ गए, 500 रुपये का प्रोविजन कम हो गया, 500 रुपये की लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू रिवैल्यूएशन। या फिर लाइबिलिटी कम हो गई तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो किधर लिखोगे? बाय में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और कितने रुपए आएंगे? 500 रुपये। क्लियर यहाँ तक? न्यू बैलेंस शीट में क्या होगा, डेटर में से प्रोविजन माइनस होगा, और प्रोविजन कितना माइनस होगा? नया वाला प्रोविजन, नया कितना? 2,500 रुपये, तो बाहर आएगा 47,500। अगर आप माइनस नहीं करना चाहते प्रोविजन, तो प्रोविजन लाइबिलिटी साइड भी आप क्या कर सकते हैं? शो कर सकते हैं। ओके, तो प्रोविजन को लाइबिलिटी मान के कंपेयर करना, पहले से बना हुआ है तो कंपेयर करना, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज बाय ₹800। पहले बोल दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है तो बुरा लगेगा, टू में आएगा, या फिर क्रेडिट होगी लाइबिलिटी। और लिखा हुआ है 800 रुपये, इंक्रीज बाय लिखा हुआ है, 800 रुपये से बढ़ रहा है। ओके, तो 800 रुपये बढ़ा दिए।
अब बैलेंस शीट में क्या होगा, बैलेंस शीट में जो प्रोविजन माइनस होगा, अब मेरी बात ध्यान समझना, आपके पास पहले से प्रोविजन 3000 रुपये है, 800 रुपये का इंक्रीज और हुआ है, तो नया प्रोविजन कितना हो गया 3800, तो 50 में से 3 गए 47 यानी 46200। क्लियर। तो प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो उसको प्रोविजन को क्रेडिट कीजिए यानी बुरा लगेगा 2 में आएगा, और नया प्रोविजन जो होगा, पहले से 3000 तो है ये प्रोविजन, 800 और बढ़ाया तो नया प्रोविजन कितने का हो गया 3800 का। ओके। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, प्रोविजन फॉर डेब्ट्स डिक्रीज बाय ₹1000। प्रोविजन 1000 रुपये से कम हो गया, लाइबिलिटी 1000 रुपये से क्या हो गई डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो अच्छा लगेगा, या यूँ बोलो लाइबिलिटी डेबिट करेंगे तो एंट्री बनाओ क्या होगी, डेबिट करोगे तो PFDD टू रिवोल्यूशन, या फिर अच्छा लगे तो बाय में, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने रुपये से 1000 रुपये से, 1000 से प्रोविजन कम हो गया। तो नई बैलेंस शीट में क्या होगा, पहले से 3000 का प्रोविजन था ओल्ड बैलेंस शीट में, 1000 रुपये से कम हो गया, मतलब नया वाला प्रोविजन कितना 2000, तो बाहर कितना आएगा 48,000। क्लियर। तो कंपेयर करना जरूरी है, 3000 पहले से था, 1000 कम हो गया, तो नया वाला प्रोविजन कितना है 2000 रुपये। ओके, यस सर। लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट में स्टार लगा रहा हूँ, ऑल डेटर आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि डेटर दिखने में अच्छे हैं, ओके यहाँ का मतलब ये होगा कि अपना पैसा डूबेगा नहीं। क्लियर, पैसा डूबने वाला नहीं है। ऑल डेटर आर गुड मतलब इस प्रोविजन को बनाने की जरूरत नहीं है। ऑल डेटर आर गुड का मतलब क्या हुआ, डेटर अच्छे हैं तो ये प्रोविजन अब जीरो कर दो, इस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस प्रोविजन को जीरो कर लीजिए, तो नया प्रोविजन जीरो हो जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, पहले प्रोविजन कितना था 3000, अब डेटर सारे अच्छे हैं तो प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं, तो प्रोविजन लाइबिलिटी 3000 से कम हो गई, 3000 से लाइबिलिटी कम हो गई तो अच्छा लगेगा, बाय PFDD। ओके, कितने रुपए 3000 रुपये। क्लियर है तक। और बैलेंस शीट में नया प्रोविजन, सर ऑल डेटर आर गुड तो प्रोविजन जीरो माना हमने, और जीरो माना तो नया प्रोविजन कितना है 0, तो पूरे डेटर कितने के होंगे 50,000। ओके सर, तो मैंने आपको डेटर्स जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होता है उसके 5 पॉइंट मैंने आपको सॉल्व करा दिए। ओके, ये पूरा रिवोल्यूशन का आपका कंसेप्ट क्लियर किया मैंने। ओके सर, थैंक यू।